अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक। इसकी हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, सी डी ई से याद रखें। सबसे पहले सी से कार्डियोजेनिक शॉक है, फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है, फिर हमारे पास एंडोक्राइन शॉक है, और दो और हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक जो सबसे कॉमन है, और एक होता है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपोवोलेमिक शॉक या फिर हेमरेजिक शॉक। इसके अंदर क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन कॉज है शॉक की इन सर्जरी और ट्रॉमा। पेशेंट इज लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। अब इसकी दो मेन कॉजेज हैं, या तो हेमरेजिक है या फ्लूइड डिप्लीशन है। मतलब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो कम होना है, या तो ब्लड लॉस की फॉर्म में कम हो सकता है या फ्लूइड डिप्लीशन की फॉर्म में कम हो सकता है। अब ब्लड लॉस कब कब होता है, अगर कोई ट्रॉमा का पेशेंट है, सर्जरी हुई है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है उसको, मतलब या उसकी वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है या उसकी स्टूल में ब्लड आ रहा है, रिट्रोपेरिटोनियल, हमारी जो रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस होती है पेरिटोनियम के पीछे, वहाँ पे अगर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है, उस स्पेस के अंदर ब्लीडिंग होने लग गई है, तो भी हेमरेजिक शॉक हो सकता है। फिर हमारे पास होता है फ्लूइड डिप्लीशन। फ्लूइड डिप्लीशन कैसे होती है, या तो बर्न का पेशेंट है, उसका सारा फ्लूइड लॉस हो जाता है, डायरिया में, वॉमिटिंग में, डिहाइड्रेशन में या थर्मल इंजरी में, इन सब कंडीशन में फ्लूइड डिप्लीशन हो जाती है। हेमरेज फॉलोइंग ट्रॉमा इज द लीडिंग कॉज ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक की मोस्ट कॉमन कॉज हमारे पास क्या है, ट्रॉमा के बाद ब्लड लॉस का होना। ठीक है, अब क्या होता है, ब्लीडिंग हमारे पास एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी, जैसे हमने इंटरनल अभी पढ़ी है कि ये रिट्रोपेरिटोनियल वाली। तो अब क्या होगा कि इंटरनल हेमरेज कैन अकर इन चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस एंड इन लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स। इंटरनल हेमरेज मतलब हमारी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो। अब जो लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर्स होते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, हमारी ह्यूमरस का फ्रैक्चर है या टिबिया का फ्रैक्चर है, उसमें 750 ml तक ब्लड लॉस हो जाता है। जो हमारी फीमर का फ्रैक्चर है उसमें 1500 ml तक ब्लड लॉस हो जाता है, और जो पेल्विस फ्रैक्चर होता है उसमें 2000 ml तक हमारा जो ब्लड है वो लॉस हो जाता है। हाइपोवोलेमिक शॉक कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ अदर बॉडी फ्लूइड, जैसे अगर हमारी बॉडी के अंदर से मतलब क्या है, डायरिया, वही जो हमने ऊपर पढ़ लिया है, इन सब कंडीशन में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमने इसको मैनेज कैसे करना है। द बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टू स्टॉप द ब्लीडिंग एंड रिप्लेस द वॉल्यूम। हमने करना क्या है, एक तो हमने खून को रोकना है और जितना ज़ाया हो गया वो हमने रिप्लेस करना है। सबसे पहले हम इसमें ATLS गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। ATLS के एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, इसमें हमने करना क्या होता है, ABCDE इसका निमोनिक है। सबसे पहले हमने एयरवे, A और B से क्या बनता है, एयरवे एंड ब्रीदिंग। सबसे पहले हमने उसकी एयरवे और ब्रीदिंग को वो करना है, रिस्टोर करना है। फिर हमने उसकी सर्कुलेशन को देखना है। सर्कुलेशन में हमने करना क्या है, एक तो ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, दूसरा हमने लॉस को रिप्लेस करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, IV एक्सेस, उसको IV लाइन पास करेंगे, एंड उसके बाद हम उसको असेस करेंगे, असेसिंग द टिश्यू परफ्यूजन। इट इज बीइंग एम्फसाइज्ड अगेन दैट द कंडक्ट ऑफ द फ्लूइड एंड ब्लड रिससिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग शुड बी कैरिड साइमल्टेनियसली। हमने फौरन करना है। ठीक है, अब ब्लीडिंग फ्रॉम दी एक्सटर्नल वुंड यूजुअली कैन बी कंट्रोल्ड बाय डायरेक्ट एक्सटर्नल प्रेशर। अगर तो आपको नजर आ रहा है कि कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, आप उसी ब्लीडिंग वाली साइड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करके ब्लीडिंग को रोक दें। ठीक है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर टॉर्निकोइड टाई कर सकते हैं, उसको बांध दें ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। ब्लड लॉस इन पेल्विक फ्रैक्चर, स्पेशली ओपन बुक फ्रैक्चर फ्रॉम द पेल्विक वॉल्यूम इंक्रीज इज मच मोर देन एस्टिमेटेड देन पेल्विक। फिर अगर हमारे पास पेल्विक फ्रैक्चर है, उसमें हम पेल्विक बाइंडर अप्लाई कर देते हैं ताकि फर्दर ब्लीडिंग रुक जाए। दूसरा स्टेप था हमारे पास फ्लूइड रिप्लेसमेंट। एक तो हमने उसकी ब्लीडिंग को रोकना है, दूसरा हमने उसको फ्लूइड को रिप्लेस करना है। टाइप ऑफ फ्लूइड, डायनामिक रिस्पॉन्स टू फ्लूइड, एंड अब हमें इसके लिए अब सारा कुछ मतलब पता होगा किस कंडीशन में कौन सा फ्लूइड देते हैं, डायरिया में कौन सा देते हैं, वॉमिटिंग में कौन सा देते हैं, हेमरेज में कौन सा देते हैं। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, द यूज ऑफ वेसोप्रेसर एंड आइनोट्रोपिक एजेंट। वेसोप्रेसर क्या करेगा, हमारी वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा ताकि जो है वो किसी ऑर्गन की तरफ ब्लड सप्लाई तेज हो। आइनोट्रोपिक एजेंट हमारे पास क्या करता है, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, ये वो कह रहा है, द यूज ऑफ वेसोप्रेसर एंड आइनोट्रोपिक एजेंट शुड बी अवॉइडेड बिफोर रिस्टोरेशन ऑफ इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम। ये ना हो कि आपकी बॉडी में पानी हो ही ना, ब्लड हो ही ना, और आप जो है वो आइनोट्रोपिक और वेसोप्रेसर दिए जा रहे हैं। इससे क्या नुकसान होगा, ये आपके हार्ट के ऊपर वर्कलोड को और ज़्यादा बढ़ा देगा, मायोकार्डियल इस्कीमिया करवा देगा, क्योंकि हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी हम बढ़ा रहे हैं लेकिन हार्ट के पास कोई चीज़ है ही नहीं जिसे वो पंप करे। तो कभी भी हमने वेसोप्रेसर और आइनोट्रोपिक एजेंट पहले वॉल्यूम रिस्टोर करना है, उसके बाद हमने ये एजेंट्स देने हैं। अब ABC हमने पढ़ लिया। अब D से क्या होता है, D से होता है डिसएबिलिटी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इसमें अब हमने क्या देखना है, इसमें हमने असेस करना है कि उसका जो न्यूरोनल सिस्टम है वो इंटैक्ट है या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिकल कॉन्शियस, पहले हम उसका कॉन्शियस लेवल देखेंगे कि वो मतलब वेल ओरिएंटेड इन टाइम एंड स्पेस है। उसकी आई मोशन देखेंगे, पेपिलरी रिस्पॉन्स देखेंगे उसके बाद उसका मोटर रिस्पॉन्स देखेंगे कि फिर हम उसका देखेंगे, उसका सेंसरी रिस्पॉन्स देखेंगे। इससे हमें पता लग जाएगा उसका CNS इंटैक्ट है या नहीं। मोटर, सेंसरी, उसके बाद दो चीज़ें आई वाली हो गई, आई मोशन एंड पेपिलरी रिस्पॉन्स, और उसके अलावा उसकी कॉन्शियसनेस देखेंगे। फिर हमारे पास क्या होता है,
इससे हमें पता लग जाएगा कि उसकी ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई। अगर तो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है तो फिर उसको हमने फ़ौरन रिस्टोर करना होता है। फिर हमारे पास ABCD हो गया। अब हमारे पास आता है ई में हमने क्या करना है, एक्सपोजर कंप्लीट एग्जामिनेशन। इसमें हमने क्या करना होता है, आफ्टर एड्रेसिंग लाइफ सेविंग प्रायोरिटीज़, अब हमने पेशेंट को क्या करना है, लाइफ सेविंग के बाद अब हमने उसको एक्सपोज करना है, कम्प्लीटली अनड्रेस करना है और हमने उसका केयरफुल एग्जामिनेशन करना है, हेड टू टो हमने उसे अच्छे से एग्जामिन करना है। जब हम पेशेंट को अनड्रेस कर रहे हों तो हमने ये इस बात का ख्याल रखना है कि वो हाइपोथर्मिया को मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो जाए। फिर हमारे पास क्या है, गैस्ट्रिक डायलिटेशन डिकम्प्रेशन। अब इसमें क्या होता है, अब हमारे पास क्या होता है, शॉक के अंदर ब्लड जो है वो शंटेड अवे हो जाता है फ्रॉम द गट। कहाँ पे चला जाता है, हमारे हार्ट या ब्रेन की तरफ ज़्यादा चला जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास इस्कीमिया और एसिडोसिस हो जाता है। इस्कीमिया एसिडोसिस की वजह से हमारे पास क्या होता है, जो गैस्ट्रिक स्मूथ मसल्स होते हैं वो काम नहीं करते, क्योंकि हमारी उनकी तरफ तो ब्लड सप्लाई जा ही नहीं रही। गैस्ट्रिक स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो इफेक्ट होती है। जब गैस्ट्रिक स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेंगे वो तो स्टमक आगे की तरफ खाना भेजेगा ही नहीं, गैस्ट्रिक एटोनी हो जाएगी, उसके अंदर जो टोन जो है वो लॉस हो जाएगा, तो स्टमक के अंदर खाना पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से स्ट्रेसेस हो जाएगा और स्टमक जो है वो डायलेट हो जाएगा। तो शॉक के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्टमक की डायलिटेशन होती है। और इन अनकॉन्शियस पेशेंट अब हमने कार्डियक डिस्टेंशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। इसकी वजह से हमारे पास एस्पिरेट करने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और जो हमारे पास जब भी कोई बंदा एस्पिरेट करता है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फैटल हो सकती है। अब हमने इसको एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए और स्टमक जो उसका डायलेट हुआ पड़ा है उसको वापस डीकम्प्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम NG पास करते हैं। NG पास करने से क्या होगा, गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन हो जाएगी, इज परफॉर्म्ड बाय इंट्यूबेटिंग द स्टमक विद नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ABCDE के बाद हमने क्या किया, गैस्ट्रिक डायलिटेशन या गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन की। फिर हमने क्या करना है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन करनी है। अब क्योंकि अब उसका जो है वो उसकी बॉडी से हमने यूरिन को बाहर निकालने के लिए ब्लैडर कैथेटराइजेशन अलाउ फॉर द असेसमेंट ऑफ दी, हम ब्लैडर कैथेटराइजेशन करते क्यों है, ताकि हमें पता लगे कि उसका यूरिन आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो शॉक के अंदर सबसे पहले क्या होता है, आपका यूरिन आउटपुट आना बंद हो जाता है, आपको यूरिन आता ही नहीं है। तो इससे पता लगता है कि आपकी किडनीज की परफ्यूजन हो रही है या नहीं। और दूसरा हम इसे क्या असेस करेंगे, उसको हेमेटयूरिया तो नहीं है, कोई ऐसी इंजरी तो नहीं हुई जिसकी वजह से उसके यूरिन में ब्लड आ रहा हो। इन दोनों चीज़ों को देखने के लिए हम उसको फॉरन फॉलीज पास करते हैं और क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द यूरिन आउटपुट। इन दोनों कामों के लिए अब हम कब कब जो है वो कैथेटराइजेशन को अवॉइड करेंगे, अगर तो आपको यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर ब्लड नज़र आ रहा है, या हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, जब हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो नॉर्मल केसेस के अंदर जो प्रोस्टेट होता है वो फर्म होता है और फिक्स्ड होता है इन फ्रंट ऑफ रेक्टम। लेकिन अगर हमारे पास अब इसकी यूरिथ्रा की इंजरी हो गई है, इन पोस्टीरियर यूरिथ्रल इंजरी, जो प्रोस्टेट होता है वो लूज कर देता है इट्स नॉर्मल पोजीशन, इट में फील हाई राइडिंग, और हमें वो प्रोस्टेट जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, और उसकी वजह से इफ़ यूरिथ्रा इज टॉर्न तो इसका मतलब है कि उसका यूरिथ्रा ख़राब हुआ है। अब हमने उसके अंदर ब्लाइंडली जो है वो कैथेटर इंसर्ट नहीं करना, क्योंकि उससे इंजरी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो यूरिन कैथेटराइजेशन वैसे हमने करनी है किस लिए, यूरिन आउटपुट मेजर करने के लिए और हेमेटयूरिया के लिए। लेकिन अगर क्या है कि आपको मतलब यूरिथ्रल मीरेटस के ऊपर ब्लड नज़र आ रहा है या आपके प्रोस्टेट की आपको पोजीशन वगैरह चेंज नज़र आ रही है, फिर आपने ब्लाइंडली जो है वो कैथेटराइजेशन नहीं करनी। अभी तक हमने पढ़ा हाइपोवोलेमिक शॉक। सेकंड टाइप है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक